Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we will be covering these articles. I'll give you a brief about what we will be doing today. So, शुरू करते हैं. जो आर्टिकल्स आप कवर करेंगे आज के लेक्चर में उसके अंदर वी टॉक अबाउट स्टेडफास्ट डिफेंडर. तो अगर आप सेशंस फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग तो हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस एक बार किया हुआ है जब ये पहले न्यूज़ में थी. बेसिकली इट इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज और अब ये शुरू हो चुकी है. तो इसके बारे में क्योंकि अब ये शुरू हुई है तो इट इज़ अगेन इन न्यूज़. विल टॉक अबाउट इट. रिवीजन हो जाएगी और जिन्हें नहीं पता है हम वापस से पढ़ लेंगे इन डिटेल. G33 बेसिकली क्या है, कौन सा ग्रुप है, कौन कंट्रीज आती हैं, वो सारी डिस्कशन होगी इसमें. आपके जीएस पेपर 2 से भी लिंक होता है. अगला जो है वो है सुदर्शन सेतु. इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक कर सकते हो, पेपर 3 से लिंक कर सकते हो. हाल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है ये सुदर्शन सेतु ब्रिज. कहाँ पर किया है इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर हम जो ये आइलैंड है वेट आइलैंड बेसिकली उसके भेट आइलैंड, भेट आप बोल सकते हैं, आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस कर रहे हो, तो उसके बारे में हम कवर करेंगे. उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे एंड केशव राज जी टेम्पल के बारे में भी जानेंगे. तो ये आपका जीएस पेपर 3 से भी लिंक होता है और जीएस पेपर 1 से भी लिंक होता है ये आर्टिकल. ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट न्यूज में है तो इसके बारे में पढ़ेंगे. जीएस पेपर 2 से यू कैन लिंक इट. स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म सरकार का कैसा इनिशिएटिव है, क्या करेगा, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसे क्या पर्पस किस लिए लॉन्च किया गया है, तो जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से लिंक कर सकते हो. केन रिवर के बारे में पढ़ेंगे, पेपर 3 से भी लिंक होती है, पेपर 1 से लिंक कर सकते हो और स्पेसिफिकली तो आई वुड से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो ये सारे आर्टिकल्स आज के सेशन में रहने वाले हैं. इफ यू आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस एंड यू कैन डू दैट बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर यूपीएससी, एसएससी. तो ये सेशन इसी तरीके से होता है कि करंट अफेयर्स आप देखो, स्टैंडर्ड तो हम यूपीएससी ही लेते हैं क्योंकि हमारा पर्पस वही है, लेकिन जब आप ये सेशंस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यूपीएससी में इतनी डेप्थ में पूछा जाता है. तो इट्स ऑल अबाउट लेवल ऑफ डेप्थ. तो अगर यूपीएससी का ये डेप्थ है, एसएससी का ये डेप्थ है, तो वहां पर आपको हेल्प होगी क्योंकि वी आर टेकिंग इट टू दिस एक्सटेंट, राइट, जितना मैक्सिमम पॉसिबल होता है. तो उसके बाद अगर एसएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है और कोई और स्टेट के अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो सो दे आर आस्किंग लाइक उसमें इतना नहीं पूछते ना, एनालिसिस ज्यादा नहीं करनी पड़ती है आपको, मोर थोड़ा फैक्ट ओरिएंटेड भी होता है. तो वो सारी डिस्कशन भी साथ साथ होती जाती है. मैं बस आपको यही कहूंगी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हो, करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए एक ही है, तो आपको बस अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लेने हैं. जब आपको पता होगा कि पीवाईक्यू में लाइक स्टेट के जब मैं एग्जाम्स दे रही हूँ तो वो इस तरीके से पूछते हैं, तो आपका ओरिएंटेशन जो है बस वो यहाँ पर आप क्लिक करोगे कि हाँ मेरे एग्जाम के लिए यहाँ लाइन से इस लाइन से सवाल उठ सकता है. सो व्हाट मैटर इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर एनी एग्जाम यू आर गिविंग. तो आप कोई भी चाहे करंट अफेयर हो, स्टैटिक हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, पीवाईक्यू जरूर देख लीजिएगा. ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. नाटो काफी न्यूज में रही. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पिछले साल, सो इट स्टार्टेड इट्स लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज यूरोप के अंदर. नेम इज स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024. तो स्टेडफास्ट डिफेंडर एक नाटो की मिलिट्री एक्सरसाइज है, मोस्ट एक्सटेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज. तो इसके बारे में पढ़ते हैं. एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है दैट इज रन बाय नाटो. नाटो सबको ही पता है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं वो आप देखोगे. सो दे ऑल वर्क टुगेदर और अभी फॉर डिफेंस. सो इट इज द बिगेस्ट वन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज सिंस कोल्ड वॉर. तो जब अगर आपको याद हो, हिस्ट्री सबने पढ़ी ही होगी, देयर वर लॉट ऑफ टेंशन बिटवीन नाटो एंड सोवियत यूनियन, राइट. सो तब की बात हम कर रहे हैं. उसके बाद अभी ये सिंस कोल्ड वॉर ये लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है जिसके अंदर 90,000 सोल्जर्स जो हैं फ्रॉम 31 NATO countries and Sweden, 90,000 forces from 31 member countries and NATO partners Sweden, तो they will take part.
राइट. सो दे आर प्रैक्टिसिंग इन डिफरेंट नाटो कंट्रीज. सो देयर इज अ लॉट ऑफ, आप बोलोगे impressive military machines involved हैं इसके अंदर, like 50 big boats, 50 naval vessels ranging from aircraft carriers, destroyers, और उसके बाद formidable air contingent of more than 80 units. तो इस एक्सरसाइज के अंदर इट विल फीचर impressive array of military hardware, fighter jets, helicopters, drones, right? तो यहाँ पर on land there are at least 1100 combat vehicles, tanks, infantry fighting vehicles. So the main point of this Steadfast Defender 2024 is to check कि NATO के जो new plans हैं for defense, are they working well? Will they work well? So ये जो plans हैं, they are first ones made in long time now. So they are made to deal with the potential threats, especially वो रशिया से, right? So exercise is testing कि how well NATO can respond to these threats together. अब रही बात नेटो की, उसके बारे में बात कर लेते हैं. पर्पस इसका अब आपको एक्सरसाइज का पता चल गया है, टू पुट नाटोज न्यू रीजनल डिफेंस प्लान्स टू टेस्ट. सो फर्स्ट ऑफ देयर इट इज लाइक ये जो प्लान्स हैं डेकेड्स के बाद दे आर कमिंग नाउ, एंड इस अलायंस का बेसिकली ओवरऑल एजेंडा जो है इट इज इन रिस्पॉन्स टू द मैकेनिज्म्स टू पोटेंशियल थ्रेट्स, और वो भी जो रशिया के जो एग्रेशंस हैं उसके अगेंस्ट ये अपने आप को होता है ना तैयार करना. 1949 में वॉशिंगटन ट्रीटी की साइन हुई और देन नाटो वाज फॉर्म्ड. नाटो जो है एक सिक्योरिटी अलायंस है, 31 कंट्रीज का है फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप. इनका फंडामेंटल गोल क्या है? जो आपके एलाइज हैं उनको सेफगार्ड करना, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स. मतलब होता है ना कि एक दोस्तों का ग्रुप, दोस्त तो नहीं बोलूंगी मैं, आपको सिंपल टर्म में समझा रही हूँ कि एक ग्रुप बना लिया, 30-35 लोग साथ में आ गए और उन्होंने बोला कि भाई अगर तेरे किसी एक पे भी कोई भी वो होता है ना वार हुआ, कोई हमला हुआ, तो टेंशन मत ले, हम सब साथ में आ जाएंगे तेरी हेल्प करने के लिए. तो बस यही है नाटो का फंडामेंटल purpose. So it was formed in 1949 when countries in North America जैसे US है, Canada है, they joined, Europe की countries joined, right? So the main job is to make sure that all its member countries they stay free and secure. So military means से भी, political means से भी, right? They have strong armies, navies, air forces to protect themselves. So one of the most important thing about NATO is their collective defense. If one member of the NATO is attacked by an outside enemy, all the other members agree to help defend them, right? So it's like you have my back. कोई भी trouble आ जाए, don't worry, right? So this promise is written down in Article 5 of Washington Treaty. So Article 5 of Washington Treaty states that an attack against one ally is an attack against all. ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखिएगा. यही अलायंस का कोर है, कलेक्टिव डिफेंस. हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है. अब बात करते हैं फंक्शंस की. सो नाटो वर्क्स टू प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज and help the member countries to work together on security issues, on defense. So it helps them to solve problems. एक दूसरे पे trust भी आता है. Hopefully it prevent conflicts from happening in the first place also. So it promotes democratic values. It enable members to consult, cooperate on various issues to solve the problems, build trust, and in long run कोई conflict भी नहीं हो वो भी prevent करने की function इसमें, मतलब they work for that. और रही बात मिलिट्री की, सो नाटो बिलीव्स इन सॉल्विंग डिसएग्रीमेंट्स वेरी पीसफुली. बट वो होता है ना कि अगर इफ टॉकिंग थिंग्स डजंट वर्क, सो नाटो देन हैव स्ट्रॉन्ग आर्मीज, नेवीज, एयर फोर्सेज रेडी टू एक्ट, सो दे कैन हेल्प मैनेज क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. सो यूजिंग मिलिट्री फोर्स अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी, तो यहाँ पर ये आप देख ही सकते हो पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाए. अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फिर फेल कर जाते हैं तो मिलिट्री पावर होती है. सो दे आर कैरिड आउट अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी और अंडर द यूनाइटेड नेशंस मैंडेट और इन कॉपरेशन विद अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो वो पॉलिटिकल फंक्शंस भी हो गए और ये उसके मिलिट्री फंक्शंस भी हो गए. Ahead of 13th Ministerial Conference of WTO, majority of G33 countries have called for a permanent solution to public stock holding for food security. मैं ना आपको जब इस आर्टिकल के बारे में बताऊंगी तो कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर हो जाएगा. देखो, G33 is also known as Friends of Special Products in Agriculture.
डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका एक ग्रुप है. सो दे हैव कम टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर्स इंटरेस्ट, दैट टू रिगार्डिंग एग्रीकल्चर. हालांकि नाम 33 है, बट देर आर 47 मेंबर नेशंस करंटली. इसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, तुर्की है, तंजानिया, केन्या, कोरिया, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया. सो सम ऑफ दीज आर मेन कंट्रीज आर देयर, इंपॉर्टेंट वंस. राइट, तो 47 कंट्रीज का ये ग्रुप है. 2003 में इट वॉज एस्टैब्लिश प्रायर टू कैनकून मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग दोहा राउंड ऑफ द नेगोशिएशंस एट WTO. देखो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इश्यूज है ना, दे फोकस ऑन दैट. पर्टिकुलरली दे आर एमिंग टू फाइंड फेयर सॉल्यूशंस दैट मीट द नीड्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस, राइट, रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड. तो यहां पर दे आर पुशिंग फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन टू द इश्यू ऑफ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी. देखो, G33 जो है ना, इट इज लेड बाय इंडिया एंड इट इज वरीड अबाउट कि हाउ दिस एग्रीकल्चर इज हैंडल्ड इन WTO नेगोशिएशंस. ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप सिर्फ सुनो. उनके जो कंसर्न्स है ना, दे हैव व्हाट वी कॉल इट एज डिफेंसिव कंसर्न्स, राइट. मतलब they want to protect their own agricultural interest from being harmed during trade talks. So one of the thing they want is कि to limit कि हमें अपनी मार्केट को कितना खोलना है to foreign competition. वो बिलीव करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, दे शुड हैव सम कंट्रोल ना ओवर हाउ मच दे ओपन देयर मार्केट टू इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज. अपने खुद के फार्मर्स को भी वी हैव टू प्रोटेक्ट फूड सिक्योरिटी, to protect their own farmers and food security. G33 suggests creating some special rules, special products exemption. So the group has advocated the creation of special products exemption. इससे क्या होगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे दोज इन G33, दे चूज, अच्छा कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स होंगे दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हैविंग टू लोअर टेरिफ्स, राइट. सो यहां पर इट वुड अलाउ द डेवलपिंग कंट्रीज टू एग्जेम्प्ट सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम टैरिफ एग्जम्पशंस, राइट. तो विच वुड परमिट टैरिफ इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इम्पोर्ट सर्जेस, ताकि हम अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करें. ये नहीं है कि बाहर का माल लाना है आपको, लो ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट के चलते अपने फूड सिक्योरिटी और अपने फार्मर्स को भी तो प्रोटेक्ट करना है. सो दैट इज द एजेंडा. अगला जो आर्टिकल है वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया है सुदर्शन सेतु ब्रिज. इट इज कनेक्टिंग बेत द्वारका आइलैंड टू मेनलैंड ओखा इन गुजरात देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट. बहुत ही सुंदर सी आपको ये तस्वीर दिख रही होगी, है ना. इसके बारे में बात करते हैं. लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है इन इंडिया, 2.23 किलोमीटर का इट इज स्ट्रेचिंग अक्रॉस अरेबियन सी. तो ये बेट द्वारका आइलैंड को कनेक्ट करता है टू द मेनलैंड ऑफ ओखा इन गुजरात देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट. यूनिक क्या है इस ब्रिज के बारे में, वो है इसका डिजाइन. इट हैज दिस स्पेशल फुटपाथ जो कि एनरिच्ड है विद वर्सेस फ्रॉम भगवद गीता. 2.32 किलोमीटर का ये लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है ऑन द अरेबियन सी, कनेक्टिंग बेत द्वारका आइलैंड टू मेनलैंड ओखा इन गुजरात. यूनिक डिजाइन है इसका जो फुटपाथ है वो एनरिच्ड है, एडोन्ड है विद वर्सेस फ्रॉम भगवद गीता, लॉर्ड कृष्णा के इमेजेस दोनों तरफ हो गए. सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं ऑन द अपर पोर्शन ऑफ फुटपाथ ताकि यू जनरेट 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो ये जो 2.3 किलोमीटर का ब्रिज है, इसके अंदर आता है 900 मीटर ऑफ सेंट्रल डबल स्पैन केबल स्टेड पोर्शन and a 2.5 kilometer long approach road that has been constructed at a cost of 979 crore. सिंपल फैक्ट है, कुछ नहीं है. ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की बात हो रखी है, इसमें डबल स्पैन केबल स्टेड पोर्शन है, इतने मीटर का है और कॉस्ट 979 के अराउंड आई है. सो ये फंडा है हमारे लिए. थोड़ा हम इसके बारे में और जानते हैं. पेपर 1 पे आ जाते हैं. बेट द्वारका आइलैंड, इसको ना भेट द्वारका या फिर शनकोदर. सो इट्स अ स्मॉल आइलैंड नियर द्वारका इन गुजरात. इट सिट्स एट द माउथ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ. इट इज सराउंडेड बाय बहुत ही सुंदर टेम्पल्स हैं, ब्यूटीफुल वाइट सैंड बीचेस हैं, कोरल रीफ हैं. सो
ये लोकेटेड है यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ के पास। इसकी मैं हिस्ट्री की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू बिलीव ये जो बेट आइलैंड है इट वाज वंस द होम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जब उन्होंने द्वारका नगरी पे ही रूल ओवर। सो दिस, जब मैं नाम बोल रही हूँ ना भेंट, तो इट कम्स फ्रॉम भेंट, मतलब भेंट हम गिफ्ट बोलते हैं ना। सो इट इज सेड कि लॉर्ड कृष्णा ने इस आइलैंड को रिसीव किया था एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड सुदामा। गिफ्ट, ठीक है। सो एक्सप्लोरेशंस एंड एग्जीक्यूशंस अंडर वाटर दे हैव अनकवर्ड द एशियंट सेटलमेंट्स डेटिंग बैक टू द टाइम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मौर्यन रूल। तो these excavations carried out under the sea they have revealed the presence of settlements, जो आप मतलब वो सेटलमेंट्स उस टाइम की रही हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, मौर्यन रूल के टाइम पे। बाद में द रीजन वाज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गायकवाड़ क्लैन ऑफ द स्टेट ऑफ बड़ौदा। रही बात श्री केशवराज जी टेम्पल की, सो ये लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल है, लोकेटेड वहीं पर है, इंपॉर्टेंट साइट है हिंदू पिलग्रिमेज की, 500 साल पुराना है। दैट वाज बिल्ड बाय वल्लभाचार्य, ठीक है। अगला है केन नदी के बारे में। सो प्राइम मिनिस्टर की मन की बात में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साइटेड क्रोकोडाइल्स इन केन रिवर टू हेल कैसे टेक्नोलॉजी हम एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केन रिवर। आपका होमवर्क क्या है, इसको मैप में देखना, मतलब रिवर्स को भी मैप में देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा। मैप में लोकेट करोगे, देखोगे किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये कहां से जुड़ रही है, हालांकि मैं आपको बताऊंगी बट फिर भी मैप में जरूर देखना, बिना मैप के बात नहीं बनेगी। सो इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया। केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बहुत न्यूज में रहा है। सो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ये बहती है, 2 स्टेट से बहती है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है एंड द रिवर इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना बिफोर द यमुना जॉइंस द गंगा। फिर यमुना की लास्ट ट्रिब्यूटरी है केन और फिर केन मिलती है यमुना को, यमुना मिल जाती है गंगा को। ये रिवर ओरिजिनेट करती है कैमूर रेंज से इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जबलपुर, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है, बिजावर पन्ना हिल से क्रॉस करती है। द रिवर कट 60 किलोमीटर लॉन्ग डीप जॉर्ज, काफी वाटरफॉल्स बनाती है रास्ते के अंदर, 427 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है और यमुना को फतेहपुर के पास जाकर ये जुड़ जाती है, राइट। सो इट्स नोन फॉर इट्स रेयर सजहर और डेंड्राइटिक स्टोन। ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो यहाँ पर कोपरा, बेंग, केत, देवार, बावस, सो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है जी। मैप में लोकेट जरूर कर लेना तो ही इसका और फायदा होगा। अगला जो आर्टिकल है वो है स्वयं प्लस के बारे में। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। जीएस पेपर 2 से भी लिंक होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से, एजुकेशन सेक्टर से। और क्या है ये, पहले इसके बारे में बात करते हैं। इस प्लेटफॉर्म का मेन मकसद है जो बच्चे कॉलेज के बच्चे हैं और जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं, सो टू हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब। सो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में, एनर्जी में, कंप्यूटर साइंस में, मैनेजमेंट स्टडीज में, हेल्थ केयर में, हॉस्पिटैलिटी में, इंडियन नॉलेज सिस्टम, सो टूरिज्म के अंदर इट ऑफर्स प्रोग्राम इन ऑल दीज वेरियस सेक्टर्स। सो इट ऑफर कोर्सेज that are developed collaboratively with the industry, ताकि आप एम्प्लॉयबिलिटी को और ज्यादा फिर बढ़ाएं। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना फॉर एवरीवन हु इज इन्वॉल्व इन प्रोफेशनल एंड करियर डेवलपमेंट। मतलब इट इंक्लूड्स लर्नर्स हो गए, कोर्स प्रोवाइडर, इंडस्ट्रीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, राइट। इट वांट्स टू ब्रिंग ऑल दीज ग्रुप्स टुगेदर। Swayam Plus offers a system where high quality certification and courses are provided. प्रोफेशनल डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि प्रोवाइड करता है क्रेडिट रिकॉग्निशन फॉर हाई क्वालिटी सर्टिफिकेशन, बेस्ट कोर्सेज दिए जाते हैं टू एंड कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द टॉप इंडस्ट्री एंड एकेडमिक पार्टनर्स। मतलब लर्नर्स जो हैं वो कंप्लीट दीज कोर्सेज, दे कैन गेट एक्नॉलेजमेंट फॉर देयर अचीवमेंट्स, जो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी फॉर देयर करियर। सो दिस प्लेटफॉर्म strives to reach number of learners across the country, so reaching a large learner base, right? So it focuses on bringing learning opportunities to people who are living in tier 2 and tier 3 towns.
ठीक है जी। सो वो तो बात हो गई, मेंटरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप, जॉब प्लेसमेंट, अपस्किलिंग होगी, रीस्किलिंग होगी एट ऑल द लेवल्स, एंड सर्टिफिकेट होगा, डिप्लोमा, डिग्री, कोर्सेज जो हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। बट इसका इंपॉर्टेंट है इसका एक फीचर, कुछ इनोवेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं कि कोर्सेज और मटेरियल्स जो होंगे ना, दैट विल बी अवेलेबल इन 12 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस। और यहाँ पर एआई का यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विल बी यूज टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड सपोर्ट। सो द प्लेटफॉर्म अगर आप देख रहे हो, सो इट विल बी recognize the credits that are earned by the learners for completing the courses. It will be offering various pathways to employment. Learners को help करेगा to connect their skills and qualification ताकि they can connect with further job industries. ठीक है जी। अगला जो आर्टिकल है वो है इंडिया का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। वो एक क्लोज आई रखे बैठा है ऑन लार्ज कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स अहेड ऑफ 2024 लोकसभा इलेक्शंस। स्वयं वाला क्लियर हो गया? स्वयं वाले में अगर मैं वैसे बताऊं तो ये जो प्रोग्राम जो डेवलप किए जा रहे हैं ना, कोलैबोरेशन में है विद जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सिस्को हो गया, तो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के साथ जब अलाइन होते हैं ना, तो वो होता है ना कि जो गैप रहता है कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो डिमांड कर रही है इंडस्ट्री, उसमें गैप रहता है तो इसलिए जॉब नहीं मिलती, तो वो गैप भी नहीं रहेगा। अच्छा हाँ, एक बात और रह गई थी, सॉरी, IIT मद्रास विल बी ऑपरेटिंग दिस प्लेटफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से ऑप्शन स्टेटमेंट भी बन सकती है एक, IIT मद्रास विल बी ऑपरेटिंग दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। सरकार ने 2004 में इसको एस्टैब्लिश किया था। इसका मेन जॉब है जो सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है ना, टू हैंडल दैट इंफॉर्मेशन। सो जिसमें जैसे ट्रांजैक्शन जो सस्पिशियस लग रही हो, दैट इज लिंक टू इलीगल एक्टिविटी, सो इट इंक्लूड्स रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, शेयरिंग डेटा अबाउट दीज ट्रांजैक्शंस। सो FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल among various national, international intelligence in proper investigation, enforcement agencies, ताकि कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म हो रहा हो, सो उसमें दे कोऑर्डिनेट एंड दे स्ट्रेंथन देयर एफर्ट्स। राइट, 2004 में इट वाज सेट अप। सेंट्रल नेशनल एजेंसी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इंडिपेंडेंट बॉडी है, रिपोर्ट करती है डायरेक्टली टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हेडेड है। फंक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, पहले तो मैंने आपको बता ही दिया। मेन हब फॉर रिसीविंग वेरियस रिपोर्ट्स जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती हैं, सारी की सारी। एनालिसिस इंफॉर्मेशन आई, इट रिसीव्स, इट लुक्स फॉर पैटर्न्स, साइंस ऑफ दोज एनी सस्पिशियस एक्टिविटी जो मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल क्राइम रिलेटेड इंडिकेट कर रही हो। फिर उसके बाद नेशनल इंटेलिजेंस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ इट शेयर्स द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ऑल्सो विद फॉरेन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी, इट मेंटेन्स नेशनल डेटाबेस। ठीक है जी। रही बात कोऑर्डिनेशन की, तो इट ऑब्वियसली इट वर्क्स टू स्ट्रेंथन कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बाय कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन होगा ही सही, विद नेशनल, रीजनल, ग्लोबल नेटवर्क। And last but not the least, research and analysis. So it identifies key areas on money laundering trends and various other developments. So basically FIU की बात करूँ तो it collects, it analyzes, it shares the information about financial transactions to identify and to prevent any money laundering and related crimes both within the country as well as internationally. ठीक है जी। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।